इस बीच अजीत पवार से गठबंधन के बाद शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों में असंतोष और सिरफुटअव्वल शुरू हो गया। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना शिंदे खेमे के 2 विधायक मंगलवार की शाम आपस ही में भिड़ गए, जिसके बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नागपुर से अपना सरकारी दौरा छोड़कर मुंबई वापस आना पड़ा था। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को मंत्री पद को लेकर 2 विधायकों में जमकर धक्का मुक्की और झड़प हुई थी। इन्हीं 2 विधायकों का झगड़ा मिटाने के लिए एकनाथ शिंदे को अचानक मुंबई लौटना पड़ा था। एकनाथ शिंदे ने दोनों विधायकों को समझाया। शिंदे गुट के विधायकों ने मांग की है कि जिनके पास 1 साल से मंत्री पद है, अब उन्हें हटाकर दूसरे लोगों को मंत्री बनने का मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि शिंदे गुट झगड़ों की खबरों को गलत बता रहा है, लेकिन विधायकों में नाराजगी को देखते हुए बुधवार रात को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पर बैठक भी हुई। में नाराजगी है? बिल्कुल नाराज नहीं, हम में कोई भी नाराज नहीं। आज की बैठक में सब हंसते खेलते थे, लेकिन शिंदे गुट में सब ठीक नहीं लगता है। शायद इसीलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 8 जुलाई का अपना गढ़चिरौली दौरा भी रद्द कर दिया है। साफ है, शिंदे सरकार में तीसरी पार्टी की अचानक एंट्री होने से शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों की बेचैनी बढ़ गई। जिस दिन शिंदे गुट के विधायकों में झगड़ा हुआ, उसी दिन महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें अजीत पवार समेत एनसीपी से आए सभी 8 मंत्री भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना शिंदे गुट के भीतर बड़े असंतोष को देखते हुए विभागों के बंटवारे में देरी हो सकती है। मंत्रिमंडल के नए विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा हो सकता है। तब तक एनसीपी के सारे मंत्री बिना विभाग के रह सकते हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि आगे होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में शिवसेना और बीजेपी के विधायकों को ही मंत्री पद मिलेगा। शिवसेना शिंदे गुट को 7 और मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। हालांकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि एकनाथ शिंदे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शिंदे गुट के सामने चैलेंज खड़ा है, उनका बार्गेन पावर खत्म कर दिया। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। एकनाथ शिंदे जी ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे और वो अच्छा काम कर रहे हैं। शिंदे गुट में अगर नाराजगी बढ़ी तो महाराष्ट्र में एनडीए की एकता के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। नाराजगी और असंतोष की खबरों के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी आज मीडिया के सामने आए। उन्होंने सफाई देते हुए विधायकों की नाराजगी और मुख्यमंत्री पद से हटाने के कयासों को खारिज किया और कहा कि विरोधी उनके खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं। ये अफवाह है, ये अरे कितने हद तक जाना। मैं तो कहूंगा कि उनकी जो पार्टी की हालत है, वो हालत को देखना चाहिए, उन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने यह भी साफ करने की कोशिश की कि अजीत पवार गुट के सरकार में शामिल होने से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। जब उन्होंने आने का निर्णय लिया, देवेंद्र जी, मैं और वरिष्ठ नेता जो है, उन्होंने सब विश्वास में लेके हमने किया ये। शिंदे ने कहा कि अजीत पवार के आने से उनकी सरकार और मजबूत हुई है। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने अजीत पवार पर निशाना साधा। शरद पवार की उम्र को लेकर अजीत पवार के तंज पर लालू ने अपने अंदाज में जवाब दिया और कहा कि राजनीति में कोई बूढ़ा नहीं होता है। कहने से रिटायर हो जाएगा, वो बूढ़ा आदमी रिटायर होता है, कब राजनीति में रिटायर नहीं होता। बुधवार को अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार पर हमला करते हुए कहा था कि 83 साल की उम्र होने पर भी वो पार्टी की कमान नहीं छोड़ रहे। नंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते, तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं। अजीत पवार एनसीपी का अध्यक्ष बनना चाहते थे। बगावत के बाद 32 विधायकों का साथ मिलने के बाद वो पार्टी अध्यक्ष चुन लिए गए, लेकिन असली एनसीपी किसकी, इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी भारी बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। बड़ी महंगाई के बीच भारी बारिश पाकिस्तान की आवाम की मुसीबतें बढ़ा रहा है। पाकिस्तान में उफान आने पर बाढ़ का पानी शहरी इलाकों तक पहुंच गया है। लाहौर में बारिश के बाद बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जहरीली गैस लीक होने से 16 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने इलाके को सील कर घटना की जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फ्लाइंग कार की टेस्ट फ्लाइट को मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एलिफ एरोनॉटिक्स नाम की कंपनी को फ्लाइंग कार के परीक्षण के लिए फिलहाल सीमित मंजूरी दी है। न्यूयॉर्क में पुलिस अधिकारियों की चौकसी की वजह से एक युवक की जान बच गई। दरअसल तबीयत बिगड़ने के बाद एक शख्स मेट्रो ट्रैक पर गिर गया। युवक को ट्रैक पर देखकर 2 पुलिसकर्मी हरकत में आए और ट्रेन के आने से पहले उसे सुरक्षित वहां से हटा दिया गया। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आज से दिल्ली में हनुमान कथा की शुरुआत हुई। शाम करीब 4 बजे बाबा बागेश्वर आईपी एक्सटेंशन के रामलीला मैदान पहुंचे। हालांकि दोपहर में ही पूरा आयोजन स्थल भक्तों से खचाखच भर गया, जहां खास इंतजाम किए गए हैं। कथा के लिए 3 पंडाल बनाए गए हैं, जिनमें करीब 70,000 लोगों के बैठने का इंतजाम है। तरीके के 3 पंडाल बने हैं, जिसमें कि पहले पंडाल में जहाँ पे
बाबा का कथा वाचन होना है। वहाँ पे तकरीबन 32,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। उसके साथ ही साथ जो अलग से 2 और पंडाल यहाँ पे बने हुए हैं भारी भीड़ को देखते हुए, उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई। वहाँ पर भी तकरीबन क्योंकि 70,000 के लोगों के आने की यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा पंडाल के बाहर भी वीडियो स्क्रीन के जरिए कथा सुनने के इंतजाम किए गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए लोगों के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ लोग सुबह से ही पंडाल में बैठ गए थे। जा रहे हैं बाबा को, हम प्यार करते हैं बाबा को, बहुत अच्छे लगते हैं। अर्जी कुछ नहीं, बस दर्शन हो जाए, सब अर्जी है पूरी। रामलीला मैदान के मुख्य पंडाल में भव्य दरबार बनाया गया है, जहां पर बैठकर बाबा हनुमान क्या करेंगे। कल बाबा का दिव्य दरबार भी सजेगा, जिसमें शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से भक्त दिल्ली पहुंचे हैं। राजधानी दिल्ली में हो रही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमान कथा 3 दिनों तक चलेगी। ये आयोजन कितना ग्रैंड होने वाला है, इसकी झलक कल ही देखने को मिली, जब दिव्य दरबार से पहले कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें 5100 महिलाएं शामिल हुई। कलश यात्रा जिस गली और रास्ते से होकर गुजरी, पूरे रास्ते में पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान निकाली गई शोभा यात्रा में कई तरह की झांकियां भी देखने को मिली। कई किलोमीटर का फासला तय करके कलश यात्रा आयोजन स्थल पर खत्म हुई। बाबा के दिव्य दरबार के लिए भव्य पंडाल लगाया गया है, जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि बारिश या धूप से लोगों को कोई परेशानी न हो। आयोजन के पहले दिन रात 8 बजे तक बाबा हनुमान कथा सुनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 दिनों में 4 राज्यों का दौरा करेंगे और हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 7 और 8 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। 2 दिन के दौरे में प्रधानमंत्री चारों राज्यों में 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के तूफानी दौरे की शुरुआत 7 जुलाई को होगी। इस दिन सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, जहां वो 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के 3 हिस्सों का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां वो गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। गोरखपुर में प्रधानमंत्री 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। गोरखपुर से वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, जहां कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। 8 जुलाई को पीएम मोदी तेलंगाना के वारंगल जाएंगे, जहां नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर और करीमनगर वारंगल कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वारंगल से पीएम राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों का उद्घाटन करेंगे। Zee News.